नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। गोवा की पॉपुलेशन करीब 16 लाख है। एरिया के लिहाज से ये भारत का सबसे छोटा तो पॉपुलेशन के मामले में चौथा राज्य है। 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार बीजेपी के इस गढ़ में सेंधमारी करने के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और ममता बनर्जी की पार्टी TMC पूरी ताकत लगा रही है। केजरीवाल तो लगातार गोवा की विजिट पर है, जबकि ममता ने भी कुछ ही दिनों पहले 2 दिन गोवा में बिताए, लेकिन जो वो चाहती थी वो गोवा में नहीं हो पाया। ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और TMC दोनों को ही पीछे कर दिया है। बताया जा रहा है कि आप पार्टी पिछले 3 सालों से ग्राउंड पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस और TMC अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही व्यस्त है। इनका संगठन तक खड़ा नहीं हो सका है। केजरीवाल की दूसरी रणनीति बीजेपी के नाराज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की है और वो इसमें कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। गणपत गांवकर समेत तमाम बीजेपी के नेता आप पार्टी का दामन थाम चुके हैं और अगले 15 दिनों में और भी कई बड़े नेता आप पार्टी से जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम से जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो वहीं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का मकसद शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और ज्यादा सुधार लाना है। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुविधाजनक बनेगा। भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सुरक्षा की गारंटी होती है, इसलिए छोटे निवेशकों को अपने निवेश पर सुरक्षा का आश्वासन मिलने की बात भी इस मौके पर मोदी ने कही। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिन के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ के साथ उनके सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में शामिल होंगे। इसमें रक्षा उपकरण का उत्पादन करने वाली देश की दिग्गज कंपनियों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में 6 नोड में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की गई है। इसमें 11,207.63 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके लिए इन्वेस्टर समिट में 57 MOU पर हस्ताक्षर भी हुए थे, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर होंगे। इसके लिए 1482 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की यूनिट आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी तथा चित्रकूट में स्थापित की जा रही है। अब तक 24 कंपनियों को 337 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए कंपनी को 80 हेक्टेयर तथा झांसी में भारत डायनामिक्स को 183 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। बैठक में कार्य प्रगति की समीक्षा के साथ ही आगे की योजना पर भी चर्चा होगी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इस साल भारत के पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत के 17 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया, तो वहीं राजस्थान के भी 4 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर भारत के साथ ही राजस्थान का नाम भी रोशन किया। टोक्यो में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों पर धन वर्षा लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में 17 पैरा खिलाड़ियों को 32 करोड़ रुपए की प्राइज मनी से खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। सम्मान समारोह में राजस्थान के देवेंद्र झांझड़िया, जिन्होंने 3 पैरालंपिक में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता, उनको 1.5 करोड़ रुपए का चेक भेंट कर सम्मानित किया गया। तो वहीं अवनी लेखरा और कृष्णा नागर को 2-2 करोड़ रुपए और सुंदर गुर्जर को 1 करोड़ रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बवाल जारी है। इस बीच कांग्रेस के ही एक और नेता राशिद अल्वी के बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल अल्वी यूपी के संभल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ बोलते हुए उन्होंने राम के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने रामायण का एक प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से कर डाली। अल्वी ने कहा, जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वे सभी मुनि नहीं, वो निशाचर होते हैं। होशियार रहने की जरूरत है। अल्वी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी की IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अल्वी के बयान पर वीडियो शेयर कर कहा कि सलमान खुर्शीद के बाद अब राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बता रहे हैं।
कंगना एक बार फिर अपने बयान की वजह से मुश्किल में फंस चुकी हैं। उनके खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज कराई गई है और साथ ही मुंबई पुलिस से कंगना के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है। दरअसल कंगना रनौत ने एक कार्यक्रम में कहा कि सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून नहीं बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही अभिनेत्री को अब आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति मेनन की शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक दल ने अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए गए अपमानजनक बयानों की निंदा की और आग्रह किया कि कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में उतर गई है। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लखनऊ के बाद अमित शाह का 2 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। बताया जा रहा है कि ये दौरा खास तौर से अमित शाह उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए कर रहे हैं। वाराणसी में बीजेपी की उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक बैठक में 98 जिलों के पदाधिकारियों के साथ जो मंथन होगा वो 2 सत्र तक चलेगा। गौरतलब है कि इसमें अमित शाह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सभी 98 जिलों के जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सभी 403 विधानसभा के प्रभारियों और प्रदेश के 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष व क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 73वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए डोभाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता तटीय क्षेत्रों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक अंतिम पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र तक जाती है। साथ ही बताया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से लगती भारत की 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा के प्रबंधन में पुलिस बलों की बड़ी भूमिका है। भारत के 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हर हिस्से में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस बलों की है। आप इस देश के सीमा प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होंगे। 15,000 किलोमीटर की सीमा, जिसमें से ज्यादातर हिस्से की अपनी ही तरह की समस्याएं हैं। डोभाल ने आगे कहा कि स्वतंत्रता के 100वें साल की ओर अग्रसर भारत एक नए युग की शुरुआत करेगा और दुनिया भर के अग्रणी देशों में शुमार होकर अपनी कई उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर से झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे देशमुख की कस्टडी पीएमएलए कोर्ट ने फिर से बढ़ा दी है। अब वे 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। इससे पहले ईडी के सामने पेश हुए अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया था। देशमुख के खिलाफ ईडी व सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। अनिल देशमुख पर आरोप है कि गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए की वसूली की थी। उन पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से आरोप लगाए गए थे। बिना तैयारी रेलवे अधिकारियों को रेल मंत्री की मीटिंग में आना भारी पड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस की रिव्यू मीटिंग के दौरान अधिकारियों के द्वारा वंदे भारत की जानकारी नहीं दिए जाने के बाद भरी मीटिंग में रेलवे के 2 आला अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। रेल मंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन को लेकर रेल अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग बुलाई थी। रिव्यू मीटिंग में रेल मंत्री ने रेलवे के अधिकारी MTR S राहुल जैन और ईडी डायरेक्ट रैंक के अधिकारी से वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन से संबंधित जानकारी पूछी, लेकिन दोनों अफसर जानकारी नहीं दे सके। वंदे भारत जैसे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को लेकर लापरवाह अधिकारियों को रेल मंत्री ने फटकार लगाने के बाद MTRS राहुल जैन को छुट्टी पर भेज दिया और मंत्रालय के एक ईडी डायरेक्ट रैंक के अधिकारी से कहा गया कि आप VRS ले लीजिए, रेलवे को आपकी जरूरत नहीं है।